चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो में जो है हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो उसमें बताए थे हम कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज हो, ठीक है, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस होता है, और उस स्पेस या उस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर लाते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस रीजन या उस स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या था, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब बहुत सारे चार्जेज हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमको नहीं पता, बहुत सारे चार्जेज हैं। मान लो हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज के किसी भी पॉइंट पे नज़दीक जो है, सिस्टम ऑफ चार्ज के नज़दीक किसी भी पॉइंट पे, लेट्स मान लो कि यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल आते हैं, लेट्स एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नोट, तो इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स जो है इस सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं लगाता है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा जो जनरेटिंग फील्ड है, वो इस सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा जो जनरेटिंग फील्ड है वो जो है उस क्यू नोट चार्ज पे क्या लगाता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे, ठीक है। इसका फील्ड है ये क्या है, इसका एक फील्ड है। इस सिस्टम ऑफ चार्ज का चारों तरफ का क्या है, एक फील्ड है, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का ऐसा फील्ड है, ठीक है ना। और इस क्यू नोट चार्ज को जैसे ही फील्ड के अंदर लाएं तो इसका फील्ड जो है, जो हम ब्लू कलर से बनाए हैं, उसका फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स, ठीक है ना, फोर्स लगाता है इस चार्ज पार्टिकल पे। लेट्स दिस फोर्स इज एफ ई, दिस फोर्स इज एफ ई, क्लियर हुआ ना, एफ ई। मान लो कि वही सिस्टम ऑफ चार्ज के नजदीक जो है एक और क्यू नोट चार्ज जो है यहाँ पे ला के रख दिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू नोट चार्ज ला के रख दिए तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्ज के नजदीक है। तो मान लो यहाँ पे एफ ई डैश डबल एस है। मान लो कि एक और चार्ज पार्टिकल जो है क्यू नोट, उसको उससे नजदीक जो है यहाँ पे ला के रख दिए, यहाँ पे, तो इस क्यू नोट चार्ज पे जो है फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, एफ ई मान लो ट्रिपल डैश इस क्यू नोट चार्ज पे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो पी पॉइंट है, ए क्यू पॉइंट है, ये हमारा क्या है, आर पॉइंट है। अगर कोई पूछे कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करो कि उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा, उसको कितना चार्ज लाने पे, क्यू नोट चार्ज लाने पे, ठीक है। ये हमारा होगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, उसी तरह अगर मान लो कि क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करो कि क्यू पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस सिस्टम ऑफ चार्ज का फील्ड, फील्ड किया, ये जो ब्लू कलर का फील्ड बनाया ना, फील्ड जो है इस पे फोर्स लगा रहा है ना कि चार्ज, बाई कितना, क्यू नोट एफ ई डैश, ठीक है। मान लो कि इस क्यू नोट चार्ज पे आर पॉइंट पे फोर्स देखना है, तो आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो क्या करो कि उस पॉइंट पे देखो कितना फोर्स लगा है अपॉन उस चार्ज को लाने पे कितना चार्ज हम उस पर लाए हैं, उसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा फील्ड का वैल्यू। क्लियर हुआ। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए क्या देखो कि उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस क्यू नोट से क्या करो, डिवाइड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, जैसे एक सवाल देते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल है कि, सवाल हमारा ऐसे है कि हमारा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ पे क्या हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज बहुत सारा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं हमको नहीं पता, बहुत सारा किस पॉजिटिव नेगेटिव है। अब क्या किए कि इस किसी पॉइंट पी पर हम जो है इस पे 2 माइक्रोकूलम का हम चार्ज लाएं, कितना, 2 माइक्रोकूलम का, क्यू नोट इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। जैसे ही 2 माइक्रोकूलम पर चार्ज लाएं तो इस ये जो है इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ आगे, और उस फोर्स का वैल्यू दिया है 2i माइनस 4j प्लस 3k न्यूटन, इतना फोर्स लगा। सवाल है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बहुत आसान, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अभी हम बताएं कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करो कि उस पे देखो कितना फोर्स लगा, फोर्स लगा एफ ई डैश अपॉन उस कितना चार्ज लाए उस पे, उस पॉइंट पे कितना चार्ज लाए उससे क्या करो, डिवाइड करो। एफ ई कितना है, 2i माइनस 4j प्लस 2i माइनस 4j प्लस कितना है, 2i माइनस 4j प्लस 3k न्यूटन, तो 2i माइनस 4j प्लस 3k न्यूटन
अपॉन चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मैंने 2 × 10 ⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो ये जो है हमारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिवाइड करेंगे तो I - 2J + 3K कैप 3/2 के कैप इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। पी पॉइंट पे क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोले किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करो उसको उतना से डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ ना। अच्छा मान लो कि इस क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे लाया जाता, अगर मान लो कि क्यू नोट चार्ज को यहाँ पर लाया जाता, क्यू नोट चार्ज को मान लो कि 2 माइक्रोकूलम को, और इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मान लो दिया हुआ है सवाल में Fe इक्वल टू दिया हुआ है Fe डैश इक्वल टू 3I + 4J + 8 के न्यूटन। तो बताओ कि इस क्यू पॉइंट पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करो कि क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उस पर देखो फोर्स कितना लगा Fe डैश लगा अपॉन क्यू नोट चार्ज कितना लाए Fe डैश कितना लगा तो लेगा 4I प्लस कितना लगा 4I प्लस 3I + 4J + 8K, यहाँ पे 3I कर दो 3I + 4J + 8K बाई न्यूटन बाई क्यू नोट कितना लाएगा 2 माइक्रोकूलम 10 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो बताओ कि 3/2I कैप + 2J कैप + 4K कैप अलग दूसरे डिवाइड कर दिए और 10⁻⁶ को ऊपर भेज दिए न्यूटन पर कूलम। तो क्यू पॉइंट पे जो फील्ड है वो इतना है, समझ में आया ना। तो किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए क्या करो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर दो क्यू नोट चार्ज को डिवाइड कर दो फोर्स से क्या करो डिवाइड कर दो फोर्स से, तो हमारा पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा फील्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक और सवाल करते हैं, आराम से समझना। सवाल है हमारा, देखो क्या सवाल है कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा ग्राउंड है। क्या है हमारा ग्राउंड, ये हमारा क्या है ग्राउंड है। ये निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज का जो चार्ज दिया है वो दिया है -5 माइक्रोकूलम और इसका मास दिया है 20 ग्राम। चार्ज दिया है -5 माइक्रोकूलम और मास दिया है कितना 20 ग्राम। सवाल है ये कि बताओ, बताना है तुमको कि हम जो है यहाँ पे नीचे की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है नीचे की तरफ लगाएं ताकि ये माइनस चार्ज जो है वो क्या रहे इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो सवाल लिखो। सवाल है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so that Q is equal to -5 माइक्रोकूलम चार्ज remain at equilibrium, ये सवाल है। तो बहुत आसान सवाल है, क्या दिक्कत है, आराम से समझो। देखो ध्यान से, हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई फील्ड हो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर्स का वैल्यू आता है कितना Q × E। और अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स आएगा इधर, और उस फोर्स का वैल्यू आता है कितना -Q × E। बेसिकली माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो उसी तरह ही माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लग गया फोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का वैल्यू होगा Q × E, -Q × E, माइनस बता रहा है कि ऊपर की तरफ है। और बताओ कि m मास पे ग्रेविटी का भी तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। अब बताओ कि अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया नीचे वाला फोर्स से तो ये -q चार्ज किधर मूव करने लगेगा ऊपर। अगर mg बड़ा हो गया ऊपर वाला फोर्स से तो किधर गिरने लगेगा नीचे। ठीक है, तो हमको चाहिए रिमेन इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब यहाँ के यहीं रहे, तो ऊपर का फोर्स बराबर क्या होगा नीचे का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि Q × E बराबर क्या होना चाहिए m × g। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होना चाहिए mg बाई कितना Q, mg बाई कितना होना चाहिए Q होना चाहिए। मास दिया है 20 ग्राम तो 20 × 10⁻³ कूलम कर दिए। मास दिया था कितना -5 माइक्रोकूलम तो 5 × 10⁻³ कूलम कर दिए। माइक्रोकूलम है ना 10⁻⁶ कूलम कर दिए अपन Q। अच्छा जी का वैल्यू पुट करना है, जी का वैल्यू 10 रख लो, यहाँ जी का वैल्यू रखो
सॉरी, जी का वैल्यू कितना रख लेंगे हम 10, अरे 10 रख लो, अपन क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है हमारा 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर कूलम में आता है। तो 5 से 4 बार में, और ये जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 40 × 10⁻³ कितना 3, तो 40 पे कितना जीरो, 3000 जीरो न्यूटन पर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो जो -q चार्ज जो है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का। क्लियर हुआ ना, न्यूटन पर कूलम का फील्ड लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ, क्लियर है। चलो एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट है कि ध्यान से समझना, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है कि मान लो कि हमारा ये y एक्सिस है, ये हमारा क्या है y एक्सिस, और ये हमारा क्या है x एक्सिस है। अब हम किए क्या कि एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की तरफ, अब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और यहाँ पर एक क्यू चार्ज जो है, यहाँ पे क्यू चार्ज और मास m जो है, इसको u वेलोसिटी से मैं से फेंक दिए, u वेलोसिटी से। अब होगा क्या कि ये चार्ज पार्टिकल जाएगा 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 ऐसे ऐसे, और जाके यहाँ पे गिरेगा जोर से, ठीक है। अब सवाल है कि इस केस में जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज कितना होगा, इसे बताओ। बिल्कुल बता देंगे। तो बताओ कि यहाँ पे बिल्कुल आसान है। पहले इस मान लो कि अगर क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, तो क्यू चार्ज पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले तो mg लग रहा है नीचे ग्रेविटी का। दूसरा, अगर ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, देखो यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया नीचे की तरफ, और आ गया कितना क्यू प्लस mg, क्यू प्लस mg। वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहते हो तो एफ नेट इक्वल टू आ गया कितना क्यू प्लस mg आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अगर हम इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा मास इंटू नेट एक्सेलरेशन बराबर कितना क्यू प्लस mg। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना क्यू ई बाई एम प्लस कितना जी, क्यू ई बाई एम प्लस जी, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ आया कितना क्यू ई बाई एम प्लस जी। अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब सब कुछ देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, कि यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंके हैं, तो u का मान लो थीटा है, तो u का एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और u का एक कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। अब एक बात बताओ यहाँ पे ध्यान सुनना, कि u sin थीटा जो है तो पार्टिकल के स्पीड को क्या करेगा, बढ़ेगा ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा। लेकिन x एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी स्पीड कितना होगा u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना डिटेल में बनाए थे, जाकर देखो मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो। अब ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से यहाँ तक रेंज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी t इज इक्वल टू 0 पे इसको फेंके थे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट पे जाके गिरेगा, तो सारा चीज हम लिखना चाहते हैं। चलो बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाई जी, नहीं जी इफेक्टिव। बताओ 2u तो वही है sin थीटा अपॉन जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव है क्यू ई बाई एम प्लस जी। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो ऐसा सवाल जो है जेईई मेंस के अंदर एक बार पूछ चुका है, जाके उस सवाल को बना सकते हो। अगला सवाल क्या है समझो, अगला सवाल बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, बहुत आसान, मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी नहीं जी इफेक्टिव। बताओ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 2g, 2g इफेक्टिव कितना है क्यू ई बाई एम प्लस जी, दिस इज द आंसर, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। कोई पूछेगा रेंज बताओ, ये क्या है हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछे रेंज बताओ, बिल्कुल बता देंगे रेंज, क्या होता है फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इफेक्टिव। तो बताओ 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी इफेक्टिव कितना है क्यू ई बाई एम प्लस कितना जी, ठीक है।
ध्यान से देखो, ध्यान से, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सेलरेशन जो है कम था, खाली सिर्फ जी था। लेकिन अब qv/m ऐड होगा तो नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा, और नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, कम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये भी कम हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेंज भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलो, ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट, किसका, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हुआ ना, बोलो। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक हम जो है सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, आराम से समझा। सवाल जो है थोड़ा टफ है, पहले ही बोल दिए, सवाल जो है थोड़ा टफ है, तो सोच समझ के बनाना है। देखो, पहले तो हम आसान सवाल ही पहले दे देते हैं, उसके बाद टफ करेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ, या ऐसे देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर क्या है, ट्रैक है, ऐसे, ये सर्कुलर ट्रैक है, और यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर। और यहाँ पर होता क्या है कि एक m मास का जो है ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक, ठीक है, इसका चार्ज यहाँ पे दिया है q, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, ऐसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना, सवाल हमारा क्या है कि यहाँ पे इसको u वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, u वेलोसिटी से इसको जो है फेंका गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो सवाल में है कि u का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो कंप्लीट चक्कर काट ले। सवाल है कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी of mass m so that it completes vertical circular motion, ठीक है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। चलो, ये सवाल है, u का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो है ऐसे इमेजिनरी पाथ बनाया गया है, ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो, हम थोड़ा सा इसको बना भी देते हैं, ऐसे जो है इसको, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर पाथ जो है वो सिर्फ इमेजिनरी बनाया गया है समझाने के लिए। देखो, सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सर्कुलर पाथ जो है ऐसा नहीं है, सर्कुलर पाथ जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे ही सर्कुलर पाथ उसको मूव करना है, ठीक है, ऐसे। अब इसका स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है l, ठीक है, ऐसे, ये सर्कुलर पाथ है, समझ में आया। चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो कि यहाँ पे l लेंथ के स्ट्रिंग के साथ इसको बांधा गया है, और मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस, और इसको कम से कम कितना वेलोसिटी देना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, चलो इलेक्ट्रिक सवाल ही चेंज करनी है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि बहुत आसान है, यहाँ पे एक बात बताओ बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, u, यहाँ वेलोसिटी कितना है, u, तो इस पे लगेगा ग्रेविटी का फोर्स कितना है, mg नीचे। अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये जो है u वेलोसिटी से चलते चलते यहाँ पे u का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वही तो फाइंड करना है। ये चलते 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 यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे, और यहाँ पर अगर अंडर रूट स्पीड जो है, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी का वैल्यू वो अगर gl हुआ या gl से बड़ा हुआ तो जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर देगा, लेकिन अगर gl से कम होता है तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे g नहीं हम लिखेंगे, g यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि g तो है ही नहीं। तो तुम बोलेगा सर g कैसे नहीं है, g नहीं है, देखो क्यों नहीं,
क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन g नहीं है तो क्या है, यहाँ g डैश है। क्या है, g डैश। क्या है हमारा, g डैश। यहाँ पे स्पीड क्या है हमारा, g डैश है इंटू एल। अब बताओ कि g डैश कितना है, बिल्कुल निकालेंगे g डैश। यहाँ पे g नहीं है, कितना है, g डैश है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे g डैश इसलिए क्योंकि एक एक्सेलरेशन g का ही नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण चार्ज पार्टिकल क्यू पे फोर्स लगेगा ना नीचे की तरफ, तो उसके कारण भी नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा। तो कितना आएगा, तो बताओ कि यहाँ पे नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स। तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल का मास m है, तो mg नीचे लग रहा है और साथ ही साथ नीचे की तरफ लग रहा है q इंटू ई। ठीक है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना आ गया, QE प्लस mg। तो बताओ कि यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे m नेट इक्वल टू कितना, QE प्लस mg। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना, एक्सेलरेशन नेट, नेट एक्सेलरेशन आएगा QE बाई m प्लस कितना g, ये आया। नेट एक्सेलरेशन E है, यही हमारा g डैश है। ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है। ठीक है, तो बताओ कि अगर मिनिमम स्पीड अगर पूछता है तो आंसर तो हमको पता ही है, क्या होता है आंसर, यू मिनिमम स्पीड पूछता है तो अंडर रूट होता है 5g, g नहीं g डैश इंटू एल। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5g डैश कितना है, g डैश है हमारा QE बाई m प्लस g इंटू लेंथ है स्ट्रिंग का कितना l, ये हो गया आंसर। लेकिन हम जो है इसको पूरा तरीके से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। कहाँ से कहाँ, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच यहाँ पे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो पहले जो है पार्टिकल के पास या एम मास के पास, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वेलोसिटी यू दी है, और जैसे जैसे पार्टिकल के ऊपर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ लगेगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के कितना हो जाएगा, तो बता रहे हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन यूज करते हैं तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरू में काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, फाइनली क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल सबसे ऊपर चल गया, ऊपर चल गया तो कितना हाइट चल गया, 2l। तो टोटल जो है हाइट चल गया 2l, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया कितना, mg इंटू 2l, mgh होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m भी नहीं, वेलोसिटी वहां पे होना चाहिए कम से कम कितना, अंडर रूट gl उसका होल स्क्वायर। g डैश है, g डैश यहाँ पे भी g डैश। देखो ध्यान से कि m m और m क्या हो गया, कैंसिल, m m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ u स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1/2 हो गया। तो g डैश इंटू 2l प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, g डैश l अपॉन कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4g डैश इंटू एल प्लस g डैश एल, तो हो जाएगा अंडर रूट 5g डैश इंटू एल। तो u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5g डैश इंटू एल। ठीक है, अब g डैश की जगह पे पुट कर दो कितना, QE बाई m प्लस g इंटू एल, दिस इज द आंसर। तो ये तो आसान सवाल था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ दिए थे, तो आसान सवाल था ही। ठीक है, लेकिन अगला सवाल जो है वो थोड़ा टफ है। ठीक है, पहले ही बोल दिए कि सवाल जो है टफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। देखो सवाल क्या है, ठीक है, सवाल क्या है कि वही जो है यहाँ पर स्ट्रिंग है और बांधा हुआ है हिंज है, यहाँ पर एक m मास का जो है टुकड़ा और चार्ज कितना है q है रखा हुआ है और लेंथ l है। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समझ में आना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे। अब होगा क्या कि इस क्यू चार्ज पे इसको छोड़े हम रिलीज कर दी, u वेलोसिटी से इसको छोड़ दी, u वेलोसिटी से छोड़ दी। तो इस u का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, ये सवाल है। सवाल है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी
of charge q so that it completes the सर्कुलर पाथ या वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सवाल है। तो एक बात बताओ, पहले तो हमको यहाँ पे एक डाउट है कि ये सवाल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और mg नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और mg नीचे है। तो पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तो रहना ही नहीं देगा, क्योंकि फोर्स लगेगा इधर की तरफ, फोर्स लगेगा q इंटू इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ही फोर्स इधर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल जो है मूव करते 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 और यहाँ पर आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ नहीं है, यहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर हुआ ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और होगी, लेट्स दिस इज v। ठीक है, v। अब ये जो है यहाँ पे आके जो है एंगल थीटा बना के यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगा T वाला चीज, रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगा, साथ ही साथ इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। ठीक है, और एक फोर्स लगेगा qv इधर, ठीक है, qv इधर लगेगा। यहां से कुछ हाइट ऊपर चल जाएगा, वो हाइट भी हम निकाल देंगे। तो एक बात बताओ, यहां पे जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन है और वेलोसिटी भी दिया है, समझ में आया? यहाँ पे भी है तो हमको तो भी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी चाहिए, हमको तो u चाहिए ना, हमको भी दिया है यहाँ पे, भी नहीं पता, ना u पता, ना थीटा पता, सब पता चलेगा, टेंशन नहीं लेना। अब एक बात बताओ ध्यान से कि यहाँ पे अगर v का वैल्यू है वो अगर √5gl हुआ, g डैश इंटू एल, जी डैश है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेट जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो दोनों के रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के क्या होगा, रिजल्टेंट, इन दोनों क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। समझ में आया? जी डैश अगर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, कितना, तो जी डैश निकालना चाहोगे तो निकालेंगे एफ डैश इक्वल टू कितना होगा, एफ डैश इक्वल टू √QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो एफ डैश की जगह पे लिखेंगे m इंटू जी डैश, मान जी डैश वही नेट एक्सेलरेशन है, QE का होल स्क्वायर, Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस m स्क्वायर G स्क्वायर। अब m से अगर इसको अंदर लाएंगे तो जी डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, जी डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर G स्क्वायर अपॉन कितना, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, और जी डैश आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये है, अच्छी बात है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ होगा कुछ। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को गया तो यहाँ पे 3 जना जो है वर्क किए, एक टेंशन, एक ग्रेविटी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर 3 चीज अगर वर्क कर रहे हैं तो हम चाहते हैं भी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, भी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। 3 चीज अगर वर्क करता है तो बढ़िया तरीका क्या है, वर्क एनर्जी वेट लगाना। तो बताओ वेट जो है हम कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी जो है वो कर रहा है, टेंशन कर रहा है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ठीक है। और E इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, तो ग्रेविटी वर्क करेगा mgh। अब h कितना है बताओ, mgh कितना है, सबसे पहले h बताओ। तो यहाँ पे h कितना है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो है ग्रेविटी कितना वर्क किया, तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसको वर्क किया करना पड़ा कितना, ग्रेविटी जो है कितना वर्क किया यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, तो हाइट कितना ले गया, तो देखो टोटल l है, टोटल कितना है l, और a निकालना है, तो बताओ l का कंपोनेंट l cos थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है l cos थीटा दिया होगा, तो टोटल होगा l माइनस l cos थीटा, यहाँ पर होगा l माइनस l cos थीटा। तो ग्रेविटी जो है ऊपर ले गया और फोर्स किधर लग रहा था, नीचे, mg नीचे, तो mg और l के बीच जो एंगल है दोनों के बीच 180 डिग्री है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लग रहा है mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस ऑफ l माइनस l cos थीटा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, l cos थीटा ऊपर की तरफ हुआ, प्लस टेंशन कितना वर्क किया, टेंशन कितना वर्क किया,
तो बताओ टेंशन कितना वर्क किया, टेंशन जो है, अच्छा इसका वैल्यू कॉस थीटा, इस सबका वैल्यू अगर निकालना होगा कॉस थीटा का वैल्यू तो निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से समझना। ई एंगल कितना होगा थीटा, तो टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और टी का कंपोनेंट टी साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा टी साइन थीटा। अभी क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या होगा mg और टी साइन थीटा बराबर होगा qe। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गया ना है, तो इक्विलिब्रियम का अगर हम कंडीशन यूज करें तो टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बराबर होगा mg के, और टी साइन थीटा जो है वो बराबर होगा किसका, qe के। अब डिवाइड करेंगे सेकंड इसको तो आ जाएगा टी से टी कैंसिल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से तो कितना होगा qe बाई mg बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर आ जाएगा qe बाई mg। अब तुमको जो भी साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकालना होगा, इससे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि कॉस थीटा कोई पूछे तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर परपेंडिकुलर है नीचे बेस है, तो बेस हो जाएगा mg अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस दोनों का स्क्वायर होगा qe का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। कोई पूछे कि साइन थीटा बताओ, बिल्कुल निकाल देंगे, साइन थीटा पूछेगा तो बताएंगे कितना qe बाई अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर। क्लियर हुआ ना, ये याद रखना है। ठीक है, चलो इसे ट्राइंगल बना सकते हो, ट्राइंगल बना के क्लियर कर सकते हो। जैसे ये ट्राइंगल होगा यहाँ पे मेरा, ठीक है, ये होगा हमारा कितना qe होगा, ये होगा हमारा mg होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट qe का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो जानते ही होगी, अच्छी बात है। चलो तो वर्क ग्रेविटी जो है वर्क किया ऊपर की तरफ इनटू टेंशन, टेंशन कितना वर्क किया, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना वर्क किया, टेंशन जो है कोई वर्क नहीं किया। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल कितना है 90, वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल कितना है 90, तो वर्क पावर कितना हो गया टेंशन का 0, पावर 0 हो गया तो वर्क कितना हो गया 0। और पावर इक्वल होता था फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स है कितना टी का और वेलोसिटी है परपेंडिकुलर पी डॉट भी होता था, पी डॉट भी पी पी कॉस थीटा, कॉस 90 रखेंगे तो 0 आएगा, तो टेंशन का तो वर्क डन 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया ये हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, समझो कितना वर्क किया। देखो यहाँ से यहाँ तक ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड ले गया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ कि एल का ही कॉम्पोनेंट आया था एल कॉस थीटा, ए वाला एल कॉस थीटा, ए वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ए वाला आएगा लेंथ कितना एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एल साइन थीटा वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया एल साइन थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है क्यूवी सॉरी फोर्स है कितना क्यूवी, फोर्स है हमारा कितना क्यूवी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल साइन थीटा, तो हमारे पास हो गया क्यू इंटू ई इंटू एल साइन थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, आएगा नहीं समझ में, अच्छी बात है। अच्छा तो बताओ कि यहाँ पे हो जाएगा कितना mg इंटू एल कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, ये माइनस पहले वाला लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा पहले लिखेंगे और -1 लिखेंगे बाद में, प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है, बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। अच्छी बात है, तो यहाँ पे बताओ कि कितना हो जाएगा एम यू स्क्वायर है, चार्ज लगाता है, चलो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि u निकालना है हमको ना, तो सबको इधर लाओ, इस टर्म को जो है माइनस से मल्टीप्लाई, देखो इस चीज को जो है इसको तुम इधर ले आओ राइट साइड में, तो ये तो प्लस हो जाएगा m/2 mu स्क्वायर और 1/2 m भी कितना है, भी है याद करो कितना है, भी है अंडर रूट 5 g डैश l उसका होल स्क्वायर, भी निकाल के लिख दिए वहां पे बी स्क्वायर माइनस इस सब को इधर ले आओ तो बन जाएगा कितना mg l cos थीटा -1 और माइनस क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा
तो यहाँ से हमको u निकालना है ना, तो m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा कितना, बचेगा 5g डैश l, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5g डैश l माइनस माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 2gl, ठीक है, इंटू कॉस थीटा -1 और माइनस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे तो QE/m हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट आया है वो पुट करो, तो u बराबर अंडर रूट, ध्यान सुनना, 5g डैश के वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कितना g डैश के वैल्यू निकाले हैं, कितना था QE/m उसका होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर और उसका पावर 1/2, रूट में था ये q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस g स्क्वायर था, उसको रूट लगा दिए, इंटू l माइनस 2gl इंटू कॉस थीटा निकालें कितना, mg बाई कितना है q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर का पावर कितना 1/2 माइनस 1, ये तो कॉस थीटा हो गया, माइनस QE/m कितना है 2QE/m इंटू साइन थीटा कितना है, साइन थीटा था कितना QE अंडर रूट QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, या पावर 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट आंसर बढ़िया से लिख देते हैं इसको, ये आंसर हो गया, ठीक है। हमारे पास u आ गया, कितना u आ गया अंडर रूट कितना 5l रीअरेंज करके QE/m उसका होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, इसका पावर कितना 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gl g स्क्वायर m हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको, या नहीं करो मल्टीप्लाई, ठीक है, 2gl इंटू m g अपॉन q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, इसके पावर कितना है 1/2, ठीक है, -1, ये हो गया। अब माइनस इसको गुना करके लिख दो तो कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m अंडर रूट, इसको ये ऐसे भी लिख लो QE होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर का पावर कितना 1/2, ऐसे। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो सवाल टफ था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, समझ में आया ना। तो ये हमारा हो गया कितना, इनिशियल वेलोसिटी इतना पता होना चाहिए, क्लियर हुआ। चलो अगला सवाल, अगला जो है टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की वजह से देख लेते हैं, कोई सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ठीक है ना। सोर्स चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट की तरह होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो एक बात बताओ कि मान लो कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस दूर एक किसी भी पॉइंट P है। तो एक क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पर हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पहले बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या बोले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बोले हैं कि तुम क्या करो कि इस पे क्यू नोट चार्ज रख दो लाके, और फोर्स देख लो कितना लगेगा। मान लो फोर्स लगा कितना Fe, फोर्स लगा कितना Fe लगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पे क्या होगा, Fe अपॉन कितना होगा क्यू नोट। बताओ Fe कितना होता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होता है
सॉरी इन दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब पहले से क्यू नोट है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और पी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पी पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा। अच्छा, अगर वो प्लस चार्ज था तब ना, प्लस चार्ज था तब ना, लेकिन अगर यहीं पर अगर माइनस चार्ज लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस दूर मान लो कोई पॉइंट है पी, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पहले बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ट होता है। और पी पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, मान लो क्यू नोट चार्ज के ला के रखेंगे तो इस फोर्स लगेगा अंदर की तरफ ही, क्योंकि अट्रैक्ट करता है इसका फील्ड। तो फोर्स का वैल्यू जो है एक दूसरे पे फोर्स जो लगाता है उस फोर्स का वैल्यू जो है कूलम्स के द्वारा हम कैसे लिखे थे, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है कितना, के सॉरी फोर्स अपॉन उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ला के रखे हैं। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना है, के क्यू नोट अपॉन कितना, आर स्क्वायर इंटू अपोज क्यू नोट, एक और है क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और फिर से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पी पॉइंट पे कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ कि जो ए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हमारा रेडियली इनवर्ट है, रेडियली इनवर्ट। मतलब एक हमेशा बात याद रखना कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली क्या होता है, इनवर्ट होता है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो क्या होगा, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो हेडिंग लगाओ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ठीक है ना। ये हेडिंग है हमारा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। कोई बात नहीं, बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज है और इस पी पॉइंट पे मान लो कोई पॉइंट है, तो इस पे फोर्स लगेगा एफी वेक्टर। अब क्या करो कि इस पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की देखें रेडियली आउटवर्ड देखें। अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है उस पर क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे एक चार्ज लाते हैं क्यू नोट, अब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे कि चार्ज लाएंगे क्यू नोट, तो फोर्स कितना होगा, एफ ही होगा, निकाल लिए हम। तो बताओ कि उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट पी अपॉन कितना, क्यू नोट। बोलो, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू एफ ई कितना होता है, तो यहाँ पे मान लो कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, कितना है आर कैप, तो फोर्स लिखने के लिए क्या लिखेंगे, फोर्स के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, बीच का डिस्टेंस आर है तब आर स्क्वायर, लेकिन एक डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा आर कैप, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन अपॉन कितना, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये क्यू बाई आर कैप। ये जो इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो, या ये आर कैप है क्या, आर कैप जो है वो है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप को लिखेंगे आर फैक्टर अपॉन आर फैक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी नीचे दोनों मल्टीप्लाई की आर क्यूब हो जाएगा, तो के क्यूब अपॉन आर का क्यूब इंटू आर फैक्टर, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अभी क्यू जो है विथ साइन लिखना है, विथ साइन लिखेंगे, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा माने आर कैप की तरफ, और अगर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप के निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आर कैप है क्या, तो आर कैप है लाइन ज्वाइनिंग टू द सोर्स चार्ज टू कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जिस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है उस पर लाइन ज्वाइन कर देंगे तो वो जो है हमारा आर फैक्टर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, आर फैक्टर है। ऐसे देखो, इसके सोर्स चार्ज है, ये आर फैक्टर है, टेस्ट चार्ज है, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है। अच्छा, एक हम क्वेश्चन करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। सवाल है हमारा कि ध्यान से लिखना, सवाल है, देखो क्या सवाल है हमारा, क्या समझो, आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है
और यहाँ पर जो पॉइंट है इस पे दिया हुआ है 2 मिली कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 2, -1,4 मीटर, ठीक है। ये कोई y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। और इससे हमको नहीं पता कितना डिस्टेंस दूर, ये P पॉइंट है इस स्पेस में, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है हमारा 8, 7, -6 मीटर। अब ऑफकोर्स यहाँ पे मान लो कि O पॉइंट है, मान लो कि A पॉइंट है, A पॉइंट, तो A पॉइंट का ऑरिजिन से जो पोजीशन है 2i - j + 4k है, और P पॉइंट का ऑरिजिन का पोजीशन है 8i + 7j - 6k। अच्छी बात है। तो सवाल है हमको A कि 2 जो मिली कूलम चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करो। तो सवाल लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P due to charge कितना माइक्रोकूलम का था, तो ऑफकोर्स 2 माइक्रोकूलम का था, 2 मिली कूलम का था, सॉरी, ठीक है। बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान से समझो। हम क्या बताएं कि हम बता दिए कि आर वेक्टर क्या था। आर वेक्टर क्या था, तुम बोलोगे आर वेक्टर था सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर कितना होगा। तो ए वाला वेक्टर हमको पता है, ए वाला वेक्टर, ठीक है, ए वाला वेक्टर पता है, और ए भी वेक्टर पता है, ए वाला वेक्टर पता है। बताओ कि ओपी वेक्टर कितना है। ओपी वेक्टर है हमारा कितना, 8i + 7j - 6k। अच्छा, ओए वेक्टर कितना है, ओए वेक्टर, ये पॉइंट है, ए पॉइंट, तो ओए वेक्टर कितना है, ओए वेक्टर है 2i - j + 4k। अगर हमको आर वेक्टर निकालना है तो देखो, ये हो गया हमारा टेल टेल, और ये हो गया हमारा हेड हेड। तो टेल टेल और हेड हेड के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो ओपी वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम लिखेंगे कि ओपी वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर होता है किसी भी ट्राइंगल का दो अन्य साइड के सम, दो अदर साइड के क्या होता है, सम होता है। तो ओए वेक्टर प्लस क्या, एपी वेक्टर, ऑल राइट। तो एपी वेक्टर हमारी क्या है, आर वेक्टर है, एपी वेक्टर ये हमारा आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर में से ओए वेक्टर हटा दो, तो निकालो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाओ, 8 में से 2 गया तो 6i, 7 अब 1 कितना हो जाएगा 8j, घटाएंगे इसको, और 6 में से 4 गया तो -6 - 4 -10 के, तो हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर पता चल गया। जैसे ही आर वेक्टर पता चल गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पे देख जानते हैं कितना, KQ/R³ इंटू आर वेक्टर। लेकिन आर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड है हमारा, क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है हमारा, आर वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आर वेक्टर हमको पता है कितना आया, आर वेक्टर जो निकाले कितना आया, 6i + 8j - 10k, 6i + 8j - 10k का। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो 36 + 64 100 200 माने 10√2 मीटर। जैसे ही आर वेक्टर भी आ गया, आर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो बताओ कि इज इक्वल टू के कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू क्यू, 2 मिली कूलम है, 10⁻³ कूलम अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब है तो 10√2 का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर इज व्हाट, तो आर वेक्टर है हमारा 6i + 8j - 8k न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P। लेकिन ध्यान से देखो कि जो भी हम दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो क्या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड किया, टेस्ट चार्ज पे क्या डिपेंड किया, टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाले, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमेशा बात याद रखना कि किसी भी पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज भले करते हैं, लेकिन वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो नोट पॉइंट पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट is independent
इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि डिस्चार्ज पे। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, समझ में आया? चलो, अच्छी बात है। एक सवाल करते हैं, ठीक है? सवाल है हमारा, देखो क्या सवाल है, ऐसे कि यहां पर y एक्सिस है और यहां पर हमारा x एक्सिस है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब y एक्सिस पे दो तो चार्ज पड़ा हुआ है, एक चार्ज पड़ा हुआ है a पॉइंट पे, अब एक चार्ज पड़ा हुआ है b पॉइंट पे। अब a का कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है a,0 और b का भी कोऑर्डिनेट दिया है -a,0, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है? और a पे दिया हुआ चार्ज a,0 -a,0 दिया है, ठीक है? अब ध्यान से देखो कि यहां पे चार्ज जो है q पड़ा है, यहां पे चार्ज q पड़ा है, ठीक है? हमको जो है इससे बताओ कि x डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सवाल है हमारा, सवाल ये है, सवाल ये है सवाल ये है कि ये कैसे हो गया। चलो, सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बिल्कुल बता देंगे, क्या दिक्कत है? तो देखो ध्यान से, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके किसके कारण है, पहले देखो। तो पहले जो है Q चार्ज के कारण है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी, वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। देखो ऐसे, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ठीक है? इसको मान लो E मान लो, क्यों? देखो अभी पता चल जाएगा। मान लो E1 है, और देखो यहाँ पे भी वही सेम लोकेशन है, यहाँ से भी a डिस्टेंस नीचे है और यहाँ पे भी a डिस्टेंस ऊपर है। E माइनस बता रहा है कि नीचे है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके कारण यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड। लेट्स E2, देखो E1 और E2 दोनों बराबर होगा, लेट्स उसको भी मान लो E, इसको भी मान लो E। क्यों E1 और E2 बराबर होगा? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अभी x सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मान लो थोड़ा देर के लिए ये एंगल थीटा, इसको मान लो कितना थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा, ये भी कितना थीटा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से, E का एक कंपोनेंट कितना होगा, E का एक कंपोनेंट, तो तुम बोलोगे E cos थीटा होगा सर, और E का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा कंपोनेंट, E का E कंपोनेंट कितना होगा, तुम बोलोगे सर E sin थीटा होगा, अच्छी बात है। उसी तरह E का इसके अलोंग एक और कंपोनेंट कितना होगा, इसका E नीचे वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऊपर भी होगा E cos थीटा, E cos थीटा। लेकिन इसके कारण इस जो x एक्सिस में नीचे की तरफ y एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा, तो बोलोगे सर E sin थीटा होगा। ध्यान से देखो कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट जो है E sin थीटा, और नीचे की तरफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन x कंपोनेंट जो है दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके कारण है, दोनों के कारण है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2E cos थीटा है, आई गैप के 2E cos थीटा एक्स एक्सिस करूँ। बताओ कि E नेट इज इक्वल टू P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
तो 2e कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू है क्यू अपॉन आर, आर नहीं ए वाला डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा से जुड़ा हुआ क्या होगा बेस, तो बेस है हमारा एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा आई कैप के लॉ। तो हमारे पास पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया हमारे पास कितना, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हो गया हमारा 2kqx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, देखो इसका पावर 1 बचेगा, इसका पावर 1/2 जुड़ के बन जाएगा 3/2 आई कैप। ये हो गया हमारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। बोलो समझ में आया, अच्छी बात है। अगला सवाल इसी में, अगला सवाल है इसी में समझो। अगला सवाल है कि फाइंड करो, सवाल है फाइंड द एक्स, वो एक्स फाइंड करो सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at that point will be maximum। ठीक है, ये सवाल है, पहले सवाल समझो क्या लिया हुआ है। इसका मतलब है कि x पर एक ऐसा वैल्यू x बताओ x का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे क्या हो, उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो, p पॉइंट पे नहीं उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो। बता देंगे x कैसा वैल्यू है। देखो एक बात बताओ कि यहाँ पे सवाल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है x पे, यानी फंक्शन ऑफ x है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 0। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है था kqx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, अपॉन कितना dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बताओ एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, तो क्या करते हैं कि नीचे वाला फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 को, और ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं। तो के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा के क्यू माइनस, अब ऊपर वाला को ऐसे रहने देते हैं और नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से पहले गुना करेंगे, पावर का पहले होगा, ठीक है, और पावर में से एक घटा देंगे इंटू, ये तो पावर का हुआ, इंटू अंदर वाला करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, बोलो इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2 इंटू के क्यू बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा के क्यू एक्स इंटू 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2 इंटू 2x। देखो 2 से 2 कैंसिल, के क्यू से के क्यू कैंसिल, और ध्यान से देखो कि ये वाला जो ए स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1/2 है, ये जो है ये एक बार में क्या हो जाएगा कैंसिल, एक बार में क्या होगा कैंसिल होगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर कितना बचेगा 3a स्क्वायर 3x इंटू एक्स, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो बनेगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा a/√2 और ये प्लस माइनस दोनों में क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों में, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फाइंड भी करना है। तो अगला सवाल लिखो कि अगला सवाल इसी में है, वो एक्स तो हम फाइंड कर ही लिए। अगला सवाल है ऐसे, फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ये हमको सवाल है, तो बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। समझो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया सर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कितना के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, एक्स के जगह पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना a/√2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे लिखेंगे a/√2 का होल स्क्वायर, उसका पावर पे कितना है 3/2 है।
तो ऊपर हो जाएगा के क्यू ए बाई कितना √2 इंटू ये करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, उसका पावर कितना 3/2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और भी इसको सिंप्लीफाई करो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना के क्यू ए ऊपर नीचे हो जाएगा √2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई 2, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 2, उसका पावर कितना 3/2। याद रखना कि x के पावर 3/2 होता है x √x, तो 3 के पावर 3/2 कितना होगा, 3 के पावर 3/2 होगा 3√3, 2 के पावर 3/2 कितना होगा 2√2। समझ गया ना, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा कितना के क्यू ए अपॉन √2 तो है ही, बताओ 3 के पावर 3/2 कितना होगा 3√3, ए स्क्वायर के पावर 3/2 कितना होगा 2 से 2 कैंसिल बचेगा ए क्यूब बाई 2 के पावर 3/2 होगा 2√2, 2 से √2 कैंसिल 2 चल जाएगा ऊपर और ए से स्क्वायर करने कैंसिल, तो बन जाएगा हमारे पास 2 के क्यूब अपॉन 3√3 ए स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a बाई √2। अगला सवाल है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच ग्राफ भी ड्रॉ करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखो देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये हो गया हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, पहले समझो, लिखो पहले एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब नीचे एक जो है पावर वो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों होगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों होगा। इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस तरह का जो फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, दोनों होता है, तो याद रखना कि ग्राफ जो है कुछ क्या होगा, इस तरीके से होगा। पहले जो है इंक्रीज करेगा, अब एक ऐसा वैल्यू आएगा x जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये कैसे निकाले हम, तो बताओ कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, तो 0 पे x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। लेकिन एक ऐसा वैल्यू x था, याद करो x इक्वल टू कितना था a/√2 प्लस a/√2, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था मैक्सिमम था, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाले थे कितना, ई मैक्स का वैल्यू निकाले थे कितना 2k/3√3 a स्क्वायर। क्लियर है ना, अच्छी बात है। फिर ई एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे, एक्स का वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिर नीचे इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 1/∞ 0 होता है, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड करेगा 0 को, एक्स जब टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड कर रहा है 0 को, तो देखो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है 0 हो रहा है। उसी तरह एक ऐसा वैल्यू था x इज इक्वल टू -a/√2 रखे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिनिमम आएगा, कितना आएगा मिनिमम, और माइनस में आएगा मैक्सिमम आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, सॉरी मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम में माइनस में आएगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ए जो पॉइंट है a इक्वल टू -a/√2, उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा, उसका वैल्यू आएगा -2k/3√3 a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के जो है फंक्शन का ग्राफ बनता है। क्लियर हुआ, चलो, तो ये था हमारा सवाल, बोलो सवाल समझ में आया ना, बोलो क्लियर हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखो क्या सवाल है हमारा, ध्यान से सुनना कि ये हमारा है y एक्सिस और ये हमारा है x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक ऑरिजिन है, यहाँ पे जो है -a,0 है, सॉरी 0,-a है, और ये जो पॉइंट है वो कितना है 0,a है, ऊपरी वाले में जो है कोऑर्डिनेट सही दिए थे ना, सॉरी यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ पे a लिख लेना, यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ पे -a लिख लेना, ठीक है।
क्लियर हुआ? यहाँ पे है कोऑर्डिनेट कितना 0, -a, नीचे ना है y एक्सिस के, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, -a। यहाँ पे चार्ज है हमारा कितना, चार्ज दिया हुआ है +q और यहाँ पे चार्ज दिया है -q, और किसी पॉइंट P है, यहाँ पे हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, इससे एक डिस्टेंस दूर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बिल्कुल बना देंगे, क्या दिक्कत है। देखो आराम से समझना। एक बात बताओ, -q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? याद करो कि माइनस के कारण जो है रेडियली इनवर्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अभी तुरंत बताए थे कुछ देरी पहले। लेकिन प्लस के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस के कारण किधर होगा, ऐसे होगा, रेडियली दूर होगा, ऐसे। ठीक है ना, दूर होगा। ठीक है। अच्छा, ई डिस्टेंस x, ई भी डिस्टेंस a, ई भी 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो a एंगल CPCT से, ई भी एंगल CPCT से बराबर आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, लेकिन ये रेडियली आउटवर्ड होगा इसके कारण। अच्छा, ई थीटा, क्योंकि ई थीटा तो ए भी थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ई का, ए वाला ई का इधर वाला कॉम्पोनेंट आएगा कितना, ई का इधर वाला कॉम्पोनेंट आएगा, देखो क्या, ई का इधर कॉम्पोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, ए वाला ई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे हॉरिजॉन्टल में, लेकिन ई का इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आएगा कितना, ई साइन थीटा। अच्छी बात है। उसी तरह इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हॉरिजॉन्टल में कॉम्पोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और फिर से वर्टिकल में आएगा कॉम्पोनेंट ई साइन थीटा। ध्यान से देखो कि इस केस में जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जा रहा है, कैंसिल, और नेट फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ कितना, 2e साइन थीटा। नेट फोर्स, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कितना, 2e साइन थीटा ऊपर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है कितना, 2e साइन थीटा, 2e साइन थीटा। अच्छी बात है, ऊपर की तरफ है इसलिए जे कैप लिख लो, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो। वेक्टर फॉर्मेट में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो लिखो 2e, ई कितना है, k q अपॉन r स्क्वायर, r नहीं कितना है, r कितना है, देखो r है हमारा, e है a है x, तो हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी वही होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे r की जगह पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर r होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस में a है, ये वाला हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका पावर रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास कितना, 2kqa अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ए को कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पावर कितना, 3/2। फिर से वही हो गया, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 2kqa जे कैप अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 हो गया। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से आराम से समझो। अगर यहां पर x का वैल्यू 0 हुआ, x का वैल्यू कितना हुआ, 0। जैसे ही x का वैल्यू 0 डालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा कितना, x इक्वल टू 0 रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kqa अपॉन ए स्क्वायर के पावर 3/2। अरे 0 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, a स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल और नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर में, तो 2kq बाई ए स्क्वायर है। मैंने x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अच्छा, x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखो, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, नीचे वाला टर्म इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई इन्फिनिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड करेगा कितना, 0 को। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब पता चल गया कि ये सिर्फ जो है डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर e वर्सेस x का, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसा।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अभी वर्सेस x हो गया। देखो जब x का वैल्यू 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था, कितना 2kq/a²। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है x, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को टेंड कर रहा है, ऐसे घटेगा 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 ऐसे। और उसी तरह इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 घटते, तो उस वक्त आप जो है कुछ इस तरह के हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया ना? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मेट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी सोर्स चार्ज के कारण कितना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक अगला है, वो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग, ये सब के कारण, रिंग, डिस्क, ये सब के कारण। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।